एवरीवन, अभी तक हम लोग मधुलिका का चैप्टर जो पढ़ रहे थे उसके 2 अध्याय पढ़ चुके हैं। तीसरा अध्याय समाप्त होने को अभी शुरू होने को था। उसके पहले दूसरे अध्याय का थोड़ा सा पार्ट जो बचा है उसको हम पढ़ेंगे। जब राजकुमार ने मधुलिका से कहा कि तुम आज की रात झोपड़ी में बिता लो, कल हमको राजमहल में रहना है और तुम वहाँ रानी बनकर निवास करोगी। तो उसकी बातें सुनकर मधुलिका उठ खड़ी हुई, झोपड़ी की बाहर बढ़ती हुई सोचने लगी, मगध कौशल का शत्रु है। शत्रु की विजय। नरेश ने क्या कहा था, यह वीर सिंह मित्र की कन्या है। अब मधुलिका के मन में अपने देश के प्रति जो प्यार था, उसकी देशभक्ति की भावना जो थी वो जागृत हो गई और उसको समझ में आ गया कि मगध जो देश है वो कौशल का दुश्मन है और दुश्मन की विजय मतलब दुश्मन अगर हमारे देश पर राज करेगा वो जीत जाएगा हमारे देश को। ये सोचने लगी वो, और वो सोच रही थी कि राजा ने क्या कहा था। राजा ने उसे एक वीर सिंह मित्र की कन्या कहा था। उसके पिताजी को वीर मित्र कहकर संबोधित किया था और उसकी कन्या कहा था उसे। तो उसके मन में देश प्रेम की भावना, देशभक्ति की भावना जागृत हो जाती है और वह इस बारे में सोचने लग जाती है। नहीं, वह पुकार उठी। वह सोचती कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मेरे देश पर मगध का राज्य नहीं हो सकता। वो जो राजकुमार है वो कौशल को नहीं जीत सकता। रात का पहला पहर बीत चुका था। वह राह पर खड़ी थी। लगभग 100 अश्वारोही चले आ रहे थे। आगे आगे सेनापति थे। वे बोले, कौन है तू। अब रात का समय था और जो मगध का जो राजकुमार था वो रात को ही कौशल राज्य पर आक्रमण करना चाह रहा था। इसलिए उसकी जो सेना थी वो चली आ रही थी, आगे से आ रही थी। लगभग 100 मतलब कम से कम 100 घोड़ों पे सवार सेना जो है वो आ रही थी और मधुलिका वहीं खड़ी थी। तो उसके आगे जो सेनापति चल रहा था सेना का, उसने कहा, कौन है तू। ऐसे करके मधुलिका से पूछा। मैं अपराधी हूँ, मुझे पकड़ लो। अब मधुलिका कहती है कि मैं अपराधी हूँ, सॉरी, यह जो सेना आ रही थी वो मगध की नहीं कौशल की थी। कौशल की सेना जो रात में देश के पहरे के लिए घूमती है वह सेना थी। उस सेना ने मधुलिका को देखा और कहा, कौन है तू। तब मधुलिका उनसे कहती है कि मैं अपराधी हूँ, मुझे पकड़ लो। क्या है, साफ बता। सेनापति पूछते हैं, क्या बात है। अब मधुलिका बताती है, आज रात श्रावस्ती दुर्ग पर दक्षिणी नाले के पास से आक्रमण होगा। किला शत्रुओं के हाथ होगा। क्या कह रही है तू। सेनापति ने चौंक कर कहा। मधुलिका ने मगध का जो राजकुमार है जो कौशल के राज्य पर हमला करना चाहता है उसके बारे में जानकारी दे दी और उसको कहती है कि आज रात को जो हमारा जो दुर्ग है, हमारा जो किला है श्रावस्ती का, उसके दक्षिण की तरफ जो नाला है उस तरफ से एक सेना जो है वो हमारे किले पर आक्रमण करेगी और हमारा किला उनके हाथ में चला जाएगा। अब सेनापति उससे पूछते हैं, यह क्या कह रही है, और वो चौंक जाते हैं। मैं सत्य कह रही हूँ, शीघ्र चलो। वो कहती कि मैं सच कह रही हूँ, आप मेरे साथ जल्दी चलो। सेनापति ने 80 सैनिकों को दक्षिण नाले की ओर बढ़ने की आज्ञा दी और मधुलिका को साथ लेकर स्वयं दुर्ग की ओर बढ़ गए। अब सेनापति ने अपने पास से जो 100 सैनिक थे घोड़े पर सवार, उनमें से 80 घुड़सवारों को दक्षिणी नाले की तरफ जाने की आज्ञा दे दी और मधुलिका को साथ में लेकर स्वयं दुर्ग मतलब किले की तरफ चल पड़े। अश्वारोहियों को आते देख प्रहरी चौंक गए। जब घुड़सवार सेना आ रही थी तो उसको देखकर जो किले की रखवाली करने वाले पहरेदार होते हैं वो चौंक गए। उन्होंने अपने सेनापति को पहचान लिया। श्रावस्ती दुर्ग का द्वार खुला और जो किला है जिसका नाम श्रावस्ती है उस किले का दरवाज़ा खुला। सेनापति ने पूछा, दुर्ग में कितने सैनिक होंगे। सेनापति ने वहाँ के जो द्वारपाल है उससे पूछा कि अपने इस किले में अभी कितने सैनिक होंगे। सेनापति की जय हो, 200। सैनिक ने आवाज़ दिया कि वहाँ 200 सैनिक हैं। बिना आवाज़ किए उन्हें दुर्ग के दक्षिणी ओर ले चलो। उन्होंने कहा कि उन सैनिकों से कहो कि किसी प्रकार की आवाज़ ना कहे और चुपचाप दक्षिण की तरफ चले। सेनापति ने मधुलिका को पीछे आने का संकेत किया और राजमंदिर की ओर बढ़े। सेनापति ने मधुलिका को कहा कि तुम मेरे पीछे पीछे आओ और वे राजमहल की तरफ, राजमंदिर की तरफ चलने लगे। महाराज के पास जाकर बोले, क्षमा हो देव, इसी स्त्री के कारण मुझे इस समय यहाँ आना पड़ा। अब वो महाराज के कमरे में गए और महाराज से कहते हैं कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे इस स्त्री के कारण आज इस समय रात्रि के इतने समय आपके पास आना पड़ा, इसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिए। महाराज ने कहा, सिंह मित्र की कन्या,
महाराज ने फिर उसे एक मित्र की कन्या के रूप में संबोधित किया और कहा, सिंह मित्र की कन्या, तुम्हें दक्षिणी नाले के समीप भूमि दे दी गई थी ना। महाराज को लगा कि शायद मधुलिका को कुछ जो भूमि मिली है उसमें कुछ कमी रह गई हो, कुछ हो गई, तो वो इसलिए वह उस समय वहाँ आई है, परंतु वह उसके लिए वहाँ नहीं आई थी। वो उससे कहते हैं कि मैंने तो तुम्हें दक्षिणी नाले के पास की ज़मीन दे दी है। देव, किसी गुप्त शत्रु ने आज रात दुर्ग पर अधिकार करने का प्रबंध किया है। मधुलिका बताती है कि हे महाराज, किसी गोपनीय, मतलब जिसके बारे में वो जानती है परंतु वो उनको, महाराज को उसके बारे में नहीं बता रही है और गुप्त कहकर उसको संबोधित कर रही है कि गुप्त सैनिक जो शत्रु जो है वो आज रात किले पर आक्रमण करना चाहते हैं और उसे अपने अधिकार में लेना चाहते हैं। इस स्त्री ने यह संदेश दिया है, ऐसा उस महाराज को सेनापति ने बताया। महाराज ने पूछा, मधुलिका, क्या यह सत्य है? अब महाराज मधुलिका से पूछ रहे हैं, क्या यह बात सच है? हाँ महाराज, यह बात सच है। तुमने यह सूचना देकर पुरस्कार का काम किया है, महाराज ने कहा। अब महाराज ने उससे कहा कि तुमने यह जो सूचना है, ये बहुत महत्वपूर्ण सूचना थी, जिसे देकर तुमने इनाम पाने के लायक काम किया है। तुम तो इसके लिए इनाम की हकदार हो, तुम्हें पुरस्कार मिलेगा। तीसरा अध्याय। राजकुमार अरुण अपने साथियों के साथ पकड़ा गया। जब महाराज को ये सारी बातें पता चल गई तो उन्होंने अपनी सेना को भेजकर राजकुमार अरुण को पकड़ लिया और उसकी सेना को भी बंदी बना लिया। बंदी अरुण को देखते ही जनता रोष से चिल्लाई, प्राण दंड, प्राण दंड। जब अरुण को बंदी बनाया गया और उसको राजमहल की तरफ ले जाया जा रहा था तो कौशल राज्य की जो जनता थी, वहाँ की जो लोग थे, आम जनता जो थी, वे क्रोध से, रोष मतलब गुस्से से, क्रोध से चिल्लाने लगी कि इसे प्राणदंड दिया जाए, मतलब मृत्युदंड दिया जाए। राजा ने सहमति दी, राजा ने भी हाँ कह दिया। मधुलिका को बुलाया गया। तुम्हें जो पुरस्कार लेना हो मांग लो। अब मधुलिका से पूछा गया कि तुमने जो देश को बचाने के लिए अपनी देशभक्ति की भावना को जो बताया और उसके तहत आपने ये जो मुझे सूचना दी कि कोई गुप्त शत्रु हमारे देश पर आक्रमण करना चाह रहा है, उसके लिए अब मैं तुम्हें एक पुरस्कार, मैं जो पुरस्कार देना चाहता हूँ, तुम्हें जो पुरस्कार के रूप में चाहिए वो तुम मांग लो। वह चुप रही, वह कुछ भी नहीं बोली। राजा ने कहा, मेरी अपनी जितनी खेती है मैं सब तुम्हें देता हूँ। अब राजा ने कहा, मेरे पास जितनी भी कृषि योग्य भूमि है जिस पर मैं खेती करता हूँ वह सब मैं तुम्हें देता हूँ। मधुलिका ने बंदी अरुण की ओर देखा और कहा, मुझे कुछ ना चाहिए। मधुलिका ने जो राजकुमार को बंदी बनाया गया था, राजकुमार अरुण को, उसकी तरफ देखा और राजा से कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। अरुण हंस पड़ा। अरुण को हंसी आ गई कि उसने मधुलिका को सब बताया था। मधुलिका को रानी बनाना चाह रहा था कौशल राज्य की और वो उस राज्य को जीतना चाह रहा था, परंतु मधुलिका ने ही राजकुमार अरुण की जो योजना थी उसे महाराज को बता दिया था और इस प्रकार अरुण को बंदी बना लिया गया था। राजा ने कहा, नहीं, मैं तुम्हें पुरस्कार अवश्य दूंगा, मांग लो। अब राजा ने उससे पूछा कि नहीं, मैं तुम्हें पुरस्कार तो अवश्य दूंगा, तुम्हारी जो इच्छा हो, जो तुम्हें चाहिए वो तुम मांग लो और मैं पुरस्कार तो ज़रूर दूंगा, तो मुझे भी प्राणदंड मिले। अब मधुलिका कहती है कि आप मुझे भी प्राणदंड दे दो। क्यों? क्योंकि अरुण को प्राणदंड मिला था और वह अरुण को पसंद करने लगी थी, उसको अपने जीवन साथी के रूप में पाना चाहती थी और दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे। इसीलिए जब अरुण को प्राणदंड मिला तो मधुलिका ने भी अपने लिए प्राणदंड मांग लिया। कहती हुई बंदी अरुण के पास जा खड़ी हुई। इस प्रकार वह प्राणदंड को मांगते हुए अरुण के पास जाकर खड़ी हो गई और उसने अपनी देशभक्ति की भी रक्षा की, अपने देश की भी रक्षा की। उसके अंदर जो देशभक्ति की भावना थी उसे भी उसने खत्म नहीं होने दिया। उसने अपने देश की भी रक्षा की और साथ ही जिसे वह पसंद करती थी, राजकुमार अरुण, उसके साथ जो उसको पनिशमेंट, उसको जो सज़ा मिली थी वह उसने भी मांग लिया। इस प्रकार मधुलिका की देशभक्ति की भावना को यहाँ पर बताया गया है।